हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर बात करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसके कारण ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे का इन्वर्स होती है। जैसे आपने कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व की हो तो आपने देखा होगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इन्वर्स होता है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन को समझना होगा कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ जिसका ग्राफ आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन इस एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच में ये जो एरिया है उसको पता करने का काम करता है। लेकिन एक्चुअल में इंटीग्रेशन काम कैसे करेगा, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने से पहले हम एरिया को समझते हैं कि एरिया का मतलब क्या होता है। हमको पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट इंटू विड्थ, है ना। अब एग्जांपल के तौर पे हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसका एरिया पता करते हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है और हाइट है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि एरिया 10 इंटू 6 मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब है कि इस रेक्टेंगल में छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के टोटल 16 स्क्वायर्स होंगे। अगर आप इन स्क्वायर्स को काउंट करोगे तो ये टोटल 16 होंगे, है ना। तो ये मतलब होता है एरिया का फॉर्मूला का। हम मेज़रमेंट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर सेंटीमीटर लिया, हो सकता है ये मेज़रमेंट मिलीमीटर में हो। ये तो हमारी चॉइस के हिसाब से डिपेंड करता है। तो एरिया तो समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आप देखिए, ये जो इंटीग्रेशन का काम होता है इस एरिया को पता करना, लेकिन हमारे पास एरिया का जो फॉर्मूला है वो रेक्टेंगल के ऊपर काम करता है। तो हम इसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, जैसे अभी इसको देखिए, अगर हम इस रेक्टेंगल के लिए एरिया पता करते हैं तो हमको ये वाला एरिया तो मिलता ही है, प्लस ये वाला एरिया भी मिलेगा जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए था। तो इसका मतलब है कि इतना एरिया अनवांटेड है जो हमको नहीं चाहिए। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया, हमने इस रेक्टेंगल को दो हिस्सों में बांटा पहले तो। ठीक है, अब ये एक हिस्सा था, अब इसको दो हिस्सों में बांटा। अब देखिए, अब अगर हम इन दोनों रेक्टेंगल्स का अलग अलग एरिया पता करें और उनको जोड़ दें तो इस बार हमको थोड़ा कम एरर मिलेगा। मतलब इस बार इतना एरिया तो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये वाला एरिया मिल रहा है जो कि हमको नहीं चाहिए था। तो इसको और एक्यूरेट बनाने के लिए हम इस रेक्टेंगल को थोड़े और टुकड़ों में बांटेंगे। अब ये 2 टुकड़ों में बांटा हमने इसको, अब इसको हम 3 टुकड़ों में बांटेंगे। तो अब देखिए, अभी जो अनवांटेड एरिया था वो और कम हो चुका है। ऐसे ही अगर हम इन रेक्टेंगल के साइज़ को, मतलब इसकी विड्थ को कम करते जाएंगे तो ये जो एरिया है वो हमको परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाता हूँ। तो आप इस एनिमेशन को देखिए, हम इन रेक्टेंगल की विड्थ को कम से कम करते जाएंगे। अगर हम इन रेक्टेंगल्स की विड्थ को कम करेंगे तो आप देखिए, और उसके बाद इन सभी रेक्टेंगल्स के जो एरिया को है हम जोड़ देंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इस लाइन के नीचे का जो एरिया है वो हमने पता कर लिया है। देखिए, हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल की जो विड्थ उसको इन्फाइनाइटली स्मॉल करेंगे, तो हमारा जो एरिया होगा वो बिल्कुल हमारे लाइन के अंदर होगा। तो आप इस कर्व को देखिए, हमने रेक्टेंगल्स लिए हैं जिनकी विड्थ बहुत कम है, हमको इससे भी कम विड्थ लेना है। अभी सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इतनी विड्थ लिए, लेकिन एक्चुअल में विड्थ को हमको कम से कम लेना है। विड्थ मतलब चौड़ाई, है ना। तो आप देखिए, अभी एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं ये जो विड्थ है वो डेल एक्स है और ये जो हाइट है वो एफ एक्स है। तो यहाँ पे जो एक रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा एफ एक्स इंटू डेल एक्स। और मान लेते हैं एरिया डेल है ना। डेल मतलब एक छोटा सा एरिया इस रेक्टेंगल का, तो डेल इक्वल टू होगा एफ एक्स इंटू डेल एक्स। तो इस तरह से हमारे एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है डेल इक्वल टू एफ एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला ये जो विड्थ है वो कम से कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिमिट का यूज़ करेंगे, जहाँ पर डेल एक्स 0 की ओर अप्रोच करेगा, मतलब इसकी विड्थ 0 के बहुत पास में होगी, जैसे 0.000001 या उससे भी छोटी विड्थ होगी, है ना। ये मतलब होता है लिमिट का। तो हम लिमिट अप्लाई करने से पहले इस इक्वेशन के दोनों साइड डेल एक्स का डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम डेल एक्स का डिवाइड करते हैं और फिर लिमिट अप्लाई करते हैं तो आप देखिए, यहाँ पे ये जो डेल एक्स है इस डेल एक्स से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको मिलेगा लिमिट
डेल एक्स टेंस टू 0, डेल ए अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इतना तो ठीक है। उसके बाद आप देखिए, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है। मैं बोल रहा हूँ बस लिखने का तरीका, बाकी मतलब वही है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है, डेल एक्स क्या चीज़ है? डेल एक्स का मतलब होता है कि जो विथ है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा है, मतलब होगी 0.001, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन डी एक्स का क्या मतलब होता है? डी एक्स का मतलब होता है कि ये जो विथ है वो बहुत ही कम है ना। ये एक तरह से डिफरेंस बताने का तरीका है। हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट अप्लाई करने पर क्या हुआ, ये जो विथ थी वो कम से कम हो गई, तो इसलिए ये जो डेल एक्स था वो डी एक्स में चेंज हो गया। अब उसके बाद देखिए, यही हमारा टर्निंग पॉइंट था, जिसकी हेल्प से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच में एक रिलेशन बना। यही वो रिलेशन था जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अभी ये दिखने में तो बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन आप इसको देखिए, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे और इसको थोड़ा स्टडी करोगे तो हमको पता चल रहा है कि ये जो एरिया का डिफरेंशिएशन है वो हमारा फंक्शन खुद होता है। ठीक है, मैं एक बार और फिर से बोल देता हूँ, हमारे ये जो कर्व है उसका जो ये एरिया है उसका डिफरेंशिएशन हमारा फंक्शन खुद होता है। इसको इस तरह से समझिए, देखिए हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा मतलब वो क्या होगा, वो होगा एक्स क्यूब बाई 3। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब बाई 3, अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालूँ तो वो होगा एक्स स्क्वायर, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा एक्स क्यूब बाई 3। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जिसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा एक्स क्यूब बाई 3। ये हमको सोचना पड़ेगा ना ऐसा माइंड में, क्योंकि इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, इसको हमको सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन सा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको एक्स स्क्वायर बना होगा, तो वो फंक्शन ये वाला था। तो इस तरह से हमको एरिया मिल गया। ठीक है, यही था एरिया जिसको हमने ए माना था। लेकिन हमने एरिया के ऊपर बात कर लीजिए। एरिया का मतलब होता है कि वो ये बताता है कि उस शेप में कितने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्स के छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पर एक फंक्शन मिला है और वहाँ पे हमको एक डिजिट मिल रहा था, तो हम कैसे मान लें कि हमारे पास यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया है वो हमारा एरिया है। देखो, अभी अपन ने यहाँ पे जो काम किया है ये काम था आइजैक न्यूटन का, और ये जो आइडिया था बेसिक वाला जो हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स लिए थे जिसकी हेल्प से हमने ये वाला एरिया पता किया, ये बेसिक आइडिया था लेबनिज़ का, और इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया रीमान ने। ठीक है, तो जब हम रीमान की मेथड से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब हम ये वाला एरिया पता करते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो यही आता है। तो हमने माना कि आइजैक न्यूटन की मेथड से जो रिज़ल्ट आ रहा है और रीमान इंटीग्रेशन की हेल्प से जो यहाँ पर रिज़ल्ट आ रहा था वो दोनों सेम थे। जब मैं बीएससी थर्ड ईयर में था तो वो रियल एनालिसिस में रीमान इंटीग्रेशन था, तो वहाँ पे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम से कम 1 से 2 पेज लगते हैं, और यहाँ आइजैक न्यूटन की मेथड से केवल 2 लाइनों में सॉल्व होता है। ये आइजैक न्यूटन की जो मेथड है वो अभी लेटेस्ट है, और ये जो रीमान इंटीग्रेशन था ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब रीमान इंटीग्रेशन काम करता था, अभी उसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, लेकिन स्टडी के तौर पे इसको पढ़ा जाता है। तो ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मुझे 0 से लगाकर 2 तक का एरिया पता करना है ना, 0 से लगाकर 2 तक का कि ये एरिया कितना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा इस 2 को इस फंक्शन में रख दूँगा, तो हमको एक डिजिट मिलेगा, वो डिजिट ये बताएगा कि ये एरिया कितना है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, जैसा कि अभी अपन ने देखा कि एरिया का क्या मतलब होता है उस हिसाब से। और ये जो आंसर आया है सही है कि गलत है, ये बात इस चीज़ से कंफर्म हो जाती है कि रीमान इंटीग्रेशन से जो रिज़ल्ट आया था वो बिल्कुल यही था। हाँ, अब अगर आप रीमान इंटीग्रेशन को पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो रीमान इंटीग्रेशन होता है तो ये है बीएससी थर्ड ईयर में और रियल एनालिसिस में। अगर आप छोटी क्लास में हो 11th या 12th में, आप रीमान इंटीग्रेशन ना भी पढ़ो तो चल जाएगा, लेकिन आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो रीमान इंटीग्रेशन। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तो नहीं बनाया, लेकिन बनूंगा तो लिंक दे दूंगा। तो चलिए मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ ना कि हम इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर,
उसका मुझे 0 से लगा के और 4 तक का, ये तो 2 तक का ग्राफ है, लेकिन 0 से लगा के 4 तक का एरिया पता करना है। तो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो इंडिकेशन होगा वो x³/3 होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंडिकेशन s³/3 क्यों है? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी फंक्शन का जो एरिया होता है उसका डेरिवेटिव वो फंक्शन खुद होता है। तो अगर हम इसका एरिया पता करना चाहते हैं, एरिया पता करना मतलब इंटीग्रेशन करना, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो हमको इसका एंटी डेरिवेटिव लेना होगा। तो वो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा एक्चुअल में एरिया होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमको मिला s³/3, इसकी लिमिट होगी 4 से 0। और उसके बाद हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। ये जो फार्मूला है इसका अपना एक प्रूफ होता है, अपनी एक थ्योरम है, जिसको आपको अलग से समझना पड़ेगा। उसके बाद जब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो होगा 64/3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन के लिए जो कर्व बनेगा उसमें 0 से 4 के बीच में छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 64/3 स्क्वायर्स होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स क्यों होता है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट हो या फिर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।